बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे एडवांस अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक कंपनी अकाउंटिंग है जिसमें एब्जॉर्प्शन सही है। कंपनी अकाउंटिंग इसमें एब्जॉर्प्शन ये हमारा बस रहता है। इसके अलावा हमने कंप्लीट सारी जो है वो कवर कर ली है। सही है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन है बेसिकली कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनीज होती हैं एटलीस्ट। सही है। कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है। सही। कंपनी ए जो है वो बी को एक्वायर कर रही है, बी के एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रही होती है। ये एब्जॉर्प्शन है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये जो दूसरी कंपनी है इसकी अपनी आइडेंटिटी कंटिन्यू रहती है। सही है। आइडेंटिटी इसकी कंटिन्यू रहती है। ये एंटिटी ख़त्म हो जाती है। सही। एक है जो अब्जॉर्ब कर रही है और एक है जो अब्जॉर्ब हो रही है। जो अब्जॉर्ब हो रही है वो एंटिटी ख़त्म हो जाएगी, जो अब्जॉर्ब कर रही है वो एंटिटी कंटिन्यू करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं। कंपनी ए टू बी ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व किया जाएगा। सही है। कंपनी बी विच शेल ऑब्जर्व। सही है। जो ऑब्जर्व करेगी यानी कंपनी बी कंटिन्यू रहने वाली एंटिटी है। सही। ये कंटिन्यू रहेगी और ये जो है वो एंड हो जाएगी। अब जब ऑब्जर्प्शन जब हम करते हैं तो इसमें दोनों कंपनीज में क्या ट्रीटमेंट है हमारे कोर्स में कवर है। अच्छा, अब ये दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के लिए नहीं है। दो एंटिटीज़ में दोनों की क्या ट्रीटमेंट है वो दोनों की दोनों बीकॉम के कोर्स में कवर है। यानी कंपनी ए अपने पास क्या एंट्रीज करेगी, कंपनी बी क्या एंट्रीज करेगी, दोनों हमारे पास कोर्स में है। सबसे पहले कंपनी बी का देख लेते हैं, जो सिंपल सी होगी। ये दो एंट्रीज करती है। सही। नंबर वन, ये सबसे पहले जो नेट एसेट्स हैं वो एक्वायर करती है। सही है। और उसके अगेंस्ट अपने पास पेएबल बुक करती है। पेएबल किस अमाउंट से बुक करेगी? पेएबल परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से बुक कर रही होती है। परचेज कंसिडरेशन क्या है? वो अमाउंट है जो कि एब्जॉर्ब करते वक्त दूसरी एंटिटी को उसके एसेट्स एक्वायर करने के लिए दी गए। यानी कंपनी बी ने जो कंपनी ए को अमाउंट दी होगी, जो भी कंसिडरेशन दी होगी कंपनी ए के एसेट्स एक्वायर करने के लिए, वो परचेज कंसिडरेशन है। सही। नंबर टू, दूसरी क्या एंट्री होगी? दूसरी एंट्री होगी जो परचेज कंसिडरेशन है जो पेएबल था वो एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। और आपकी जो कंसिडरेशन थी वो इशू हो जाएगी। अब वो कंसिडरेशन किसी ने भी हो, यानी हमें पेएबल बुक करना है, उसके बाद हमें कंसिडरेशन पे होते हुए दिखानी है। सही। बस ये दो एंट्रीज होती हैं कंपनी बी के केस में। कंपनी बी क्या कर रही है?
नेट एसेट्स एक्वायर कर रही है और अपनी पेएबल कंसिडरेशन बुक कर रही है, और फिर नेक्स्ट एंट्री में अपनी पेएबल कंसिडरेशन एलिमिनेट कर रही है, सही है, और उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन थी वो इशू कर रही है, सही है। बस ये दो एंट्रीज जो जो कंपनी एब्जॉर्ब कर रही है वो बनाती है। कंपनी ए क्या बनाएगी? कंपनी ए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, सही है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जितने भी उसके एसेट्स हैं वो क्लोज होते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लोज होती हैं, कोई अगर गेन या लॉस एब्जॉर्प्शन पे है तो वो क्लोज होता है, सही है। इसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी जो नेट बचती है वो क्लोज हो रही होती है। अच्छा, अब एसेट और लाइबिलिटी से मैं क्लोज करता हूँ ना, तो इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री मैं बनाता हूँ कि परचेज कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो भी मैं रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के जाता हूँ। ये मैंने बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप, मैं जितने एसेट्स हैं वो क्लोज करूँगा। अच्छा, अब एसेट्स क्लोज करते हुए दो कंडीशंस आ सकती हैं। एक है कि मैं सारे के सारे एसेट्स जो है वो एक्वायर कर रहा हूँ कंपनी ए के, सही है। कंपनी बी कंपनी ए के सारे एसेट्स एक्वायर कर रही है, तो फिर तो कोई मसला नहीं, जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो जाएंगे। बिल फर्ज सारे एसेट नहीं एक्वायर कर रही, कुछ एसेट्स कर रही है कुछ नहीं कर रही, सही। तो जो एसेट्स कर रही है वो तो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, जो नहीं कर रही उसका रियलाइजेशन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सही है। अभी कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये जो गेन और लॉस वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में अब एंटिटी को तो ख़त्म होना है, सही है। कंपनी ए को तो ख़त्म होना है, वो कंटिन्यू तो नहीं करेगी। तो साफ सी बात है, अगर कंपनी बी ने कुछ एसेट्स लिए कुछ नहीं लिए, तो कंपनी ए जो है वो उन एसेट्स को रियलाइज़ करेगी, सही है। जो एसेट्स कंपनी बी ने नहीं लिए वो एसेट्स कंपनी ए जो है वो रियलाइज़ करेगी, सही है। अब वो जो एसेट्स रियलाइज़ करती है तो उसके रियलाइजेशन पे हो सकता है कुछ गेन हो जाए, हो सकता है कुछ लॉस हो जाए। वो जो गेन या लॉस है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं उसकी सेपरेट एंट्रीज होंगी, सही है। चीज़ हो सकता है अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो फिर आपको बताएंगे वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, सही। रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट क्लोज करेंगे, लाइबिलिटीज़ क्लोज करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का जो है वो परचेज कंसिडरेशन लेकर के आएंगे, सही है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कैसे क्लोज कर रहे होंगे, सिंपल सी चीज़ है। मैं पी अकाउंट बनाता हूँ, सही। एसेट्स जितने वो क्रेडिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज कितनी है वो डेबिट हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सही है। इसके अलावा परचेज कंसिडरेशन जो कि रिसीवेबल आएगा, सही है, वो डेबिट हो जाएगा और आपके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सही। इसके अलावा आपके अगर किसी तरीके का कोई कैश वगैरह कंपनी ने पे किया हो, गेन, सॉरी, गेन डेबिट हो जाएगा अगर किसी एंटिटी का हुआ है, सही है। कोई एसेट या लाइबिलिटी रियलाइज करते हुए तो गेन डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से लॉस क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सही है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन की है कि कैश वगैरह पे किया है किसी ने, सही है, अपनी कुछ सेटलमेंट के लिए,
या आपके लीगल चार्जेस के लिए कुछ भी ऑन एब्जॉर्प्शन, कोई अगर कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सही। अब इसके बाद इन दोनों का कुछ नेट बच रहा होगा, जो भी नेट अमाउंट बचती है ये शेयर होल्डर्स इक्विटी में चली जाएगी। सही है, शेयर होल्डर्स इक्विटी की अमाउंट हो जाएगी। ये शेयर होल्डर्स इक्विटी की अमाउंट हो जाएगी। सही। अब अगर क्रेडिट पे ज़्यादा बचता है तो ये क्रेडिट पे होगा, अगर डेबिट पे ज़्यादा बचता है तो डेबिट पे होगा। सही। अच्छा, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया जो हम बना रहे होंगे। अब पूरी कहानी क्या होती है, एक अपर पिक्चर ले लें एब्जॉर्प्शन की। जो कंपनी एब्जॉर्ब हो रही होती है वो क्या करती है, उसके पास अपनी पूरी बैलेंस शीट मौजूद है, उस पर एसेट्स, लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर की अर्निंग, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसे क्या करना है, उसे करना यह है कि उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के आ करके ख़त्म करना है। सही। तो वो ख़त्म कैसे करते हैं, वो ख़त्म ऐसे करते हैं कि जितने एसेट्स हैं जो कि सामने वाली कंपनी दे रही है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के चले जाएंगे। वो एसेट्स जो सामने वाली कंपनी नहीं दे रही, उन एसेट्स को मैं खुद रियलाइज़ करूँगा, मैं उसे कैश में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे सकूँ। सही है। बेसिकली कंपनी पे जो राइट है वो तो शेयर होल्डर्स का ही है ना, कंपनी तो शेयर होल्डर्स ने बनाई है। सही है, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, जो भी नेट अमाउंट बच जाती है तमाम सेटलमेंट के बाद वो शेयर होल्डर्स की है। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, फिर जितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो एक्वायर करनी है सामने वाली कंपनी ने, वो लाइबिलिटीज़ तो रियलाइजेशन अकाउंट में चलेगी, लेकिन वो लाइबिलिटीज़ जो एक्वायर नहीं की हैं उन लाइबिलिटीज़ को मैं सेटल करूँगा, कंपनी सेटल करेगी। कहाँ से सेटल करेगी, जो एसेट्स उसके पास थे जो कि नहीं रियलाइज़ किए गए थे उससे। सही है, वो उससे सेटल करेगी। उससे सेटल करने के बाद जो अमाउंट बच गई, सही है, वो अमाउंट बेसिकली शेयर होल्डर्स की इक्विटी का पार्ट है, वो जाएगी शेयर होल्डर्स की इक्विटी में। अब एंड में शेयर होल्डर इक्विटी और रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर इक्विटी पूरी की पूरी उठ करके रियलाइजेशन अकाउंट में जाके ख़त्म हो जाएगी। सही है। अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो उसकी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी और शेयर होल्डर की बस वो फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी, जो तकरीबन बराबर होगी परचेज कंसिडरेशन के। सही है। बेसिकली जो कंपनी परचेज की गई है वो कंपनी किससे परचेज की गई है, वो कंपनी शेयर होल्डर से परचेज की गई है। तो परचेज कंसिडरेशन किसके पास जानी चाहिए, वो शेयर होल्डर्स के पास जानी चाहिए। सही है। पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा स्टेप स्टेप नेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। तीसरा स्टेप शेयर होल्डर्स इक्विटी टू डिटरमिन फाइनल क्या होगी। सही। चौथा स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट टू सेटल विद शेयर होल्डर्स इक्विटी। सही है। ये सारी की सारी हमारी फिफ्थ आपकी हो जाएगी एंट्री, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। सही है। ये सारी की सारी एंट्रीज हैं जो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं। हमारा जो एंटिटी एब्जॉर्ब कर रही है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल दो एंट्रीज बनेगी, जो एसेट्स को ले रही है, जो लाइबिलिटीज़ को ले रही है वो अपने पास बुक करेगी और परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट कर देगी। सही है, पेएबल। फिर परचेज कंसिडरेशन डेबिट करेगी और जो कुछ इशू करना है वो इशू कर देगी, खत्म। सही है।
मेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं उस एंटिटी में जो एंटिटी क्लोज होती है। वो एंटिटी क्लोज कैसे होगी? सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज सारे के सारे उसके नेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। कोई गेन या लॉस वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। शेयर होल्डर की जो रिमेनिंग एक क्या नाम है रिटेन अर्निंग है या उनकी जो रिमेनिंग इक्विटी है वो डिटरमिन होगी। उस इक्विटी का कुछ पोर्शन जो रियलाइजेशन अकाउंट से ऐड कर रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट से सेटल होगा। रिमेनिंग जो शेयर होल्डर इक्विटी बचती है वो सारी की सारी शेयर होल्डर्स को पे कर दी जाएगी। सही है। अब ये है पूरा एब्जॉर्प्शन का एक कॉन्सेप्ट। सही है। हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हुए फिर देखते हैं। एग्जाम्पल ये याद रखें कि आपको मेरे साथ क्वेश्चन पूरा उतारना है। सही। क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो फ्लो में नहीं आ पाता। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। ये बैलेंस शीट ऑफ रेपो कंपनी लिमिटेड as on December 31st, 2020 was as under। कैश अवेलेबल है 70,000 का। सही। अकाउंट रिसीवेबल है 50,000 का। इन्वेंट्री है 1,20,000 की। लैंड 150,000 की। बिल्डिंग जो है वो अवेलेबल है 110,000 की। अच्छा ये टोटल कितना हो गया? 500,000। अच्छा शेयर कैपिटल 2 लाख। शेयर प्रीमियम 30,000। जनरल रिजर्व 30,000। रिटेन अर्निंग्स आपका आ गया 20,000। बॉन्ड्स पेएबल 1,40,000। डेप्रिसिएशन 10,000। अकाउंट्स पेएबल 70,000। ये कितना हो गया? ये भी हो गया आपका 500,000। सही है।
अच्छा, अब साफ सी बात है, ये तो हमें बैलेंस शीट बता दी, आगे भी कुछ ना कुछ होगा कि किन ट्रम्स के ऊपर एक्वायर किया जा रहा है। वो ट्रम्स क्या हैं, एक्विजिशन के जो ट्रम्स हैं वो ये हैं। द अबव कंपनी was acquired by Parkland Limited on the following terms. Number one, all assets and liabilities except for cash and bonds payable are taken over by Parkland on book value. Purchase consideration was satisfied by rupees 4 lakh in the shape of cash rupees 1 lakh and shares 25,000 at rate of 12 per share rupees 3 lakh. Mojapo Company Limited paid rupees 20,000 in full settlement of bonds payable. Their liquidation expenses, जिसे मैं लीगल एक्सपेंसेस बोल रहा था, of rupees 10,000 to be paid by Rainbow Company Limited. सही। रिक्वायर्ड क्या है? Entries in books of both the companies. सही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला काम हम परचेज कंसिडरेशन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम कहाँ जा रहे होंगे, उसके बाद हम देख रहे होंगे कि रिटेन उसमें जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्लोज कर रहे होंगे। फिर गेन या लॉस देखेंगे सेटलमेंट पे, उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी एसरटेन करेंगे, फिर उसके बाद हम शेयर होल्डर इक्विटी को सेटल कर देंगे। सही है, ये पूरी ट्रीटमेंट होगी इसकी। अब एक चीज़ याद रखें, ये जो पॉइंट नंबर 4, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें बोल रहे हैं कि ये जो लिक्विडेशन चार्जेस हैं पेड बाय टू बी पेड बाय रेनबो कंपनी लिमिटेड है। अगर ये
एक्वायरर पे कर रहा होता तो ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट हो जाता। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता, और ये डिफरेंस आने से क्या ट्रीटमेंट में चेंज आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो मालूम करेंगे, इसमें क्या थी परचेज कंसिडरेशन? कैश दे रहे थे 1 लाख का, इसके बाद शेयर्स दे रहे थे 3 लाख। इसके अलावा कोई चीज़ ये नहीं दे रहे हैं, सही है। तो 4 लाख परचेज कंसिडरेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, भैया तो ये कोई डिफरेंस है ही नहीं। सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज। सबसे पहला क्या था, हम सबसे पहले बताएंगे कि हम एंट्रीज किसकी बुक में कर रहे हैं। सही, हम कर रहे हैं एंट्रीज रेनबो कंपनी लिमिटेड में। सही है, और ये बेसिकली है जनरल एंट्रीज। सही, और इसकी हैं फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2000। सही है जी। फॉर्मेट सबको पता है, एंट्री से क्या फॉर्मेट होता है, एंट्री नंबर होगा और हेड ऑफ अकाउंट सारे होंगे और फिर डेबिट क्रेडिट होगा। बीच में एक रेफरेंस होता है जो आप लोग दे थे, लेकिन आपके लेवल पे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सबसे पहले मैं एसिड्स जितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। सही है, मुझे एसिड्स पे कोई डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं दिया गया, कुछ नहीं मुझे फर्दर कैलकुलेट करने का नहीं बोला गया, तो मैं फर्दर कैलकुलेट कुछ नहीं कर रहा हूँगा। सही, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूँगा, और इनके कौन कौन से एसिड्स हैं, इनके पास जो एसिड्स हैं कैश मुझे नहीं लेना, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड और बिल्डिंग, ये 4 एसेट्स हैं जो मैं एक्वायर कर रहा हूँ। सही, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग। किस अमाउंट से है? अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास था 50,000 से, इन्वेंट्री है 70,000 से, लैंड मेरे पास मौजूद थी 150,000 से, और बिल्डिंग मेरे पास है 1 लाख से। सही है, 2,370, 370,000 मेरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 370,000 से। अच्छा, इन्वेंट्री 120 की है, इन्वेंट्री 120,000 की है। सही है, तो ये जो फिगर है ये 370 नहीं रहेगी, ये फिगर हो जाएगी। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अभी यहाँ पर हो गई है, 430,000। सही है, डेबिट, क्रेडिट, रेफरेंस, टाइटल ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर। सही है, पहली एंट्री हो गई।
पहली एंट्री हो गई, ये क्यों है, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू पार्क लेन करते हैं या एक्वायरर करते हैं। सही है, ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी सेटल करनी है। सही है ना, तो लाइब्रेरीज से मैं सेटल, अच्छा एक चीज़ मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूँ। आप लोग तो पेपर में, मुझे क्योंकि ऊपर नीचे जाने आने में थोड़ा सा देर हो रही है, तो पेपर में आपके पास नेक्स्ट पेज होगा, नेक्स्ट जो जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसका एक पेज और छोड़ करके सामने वाले पेज पे एक पी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट का बनाना स्टार्ट करते हैं। सही है, मैं यहाँ पे बराबर में ही बना रहा हूँ। सही है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको अंदाज़ा होगा थोड़ी देर में। 30,000 से मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया। सही है, अब बॉन्ड्स पेएबल के अलावा मेरे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मैं ख़त्म करूँगा। सही है ना, मेरे पास क्या लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, रिटेन अर्निंग है मेरे पास, ये तो है। डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी नहीं है। सही है, ये काउंटर एसेट है बेसिकली। तो मैं एक काम ये कर दूँ कि यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की अलग से एंट्री करने के बजाय मैंने 100 पे ये बुक कर लिया है। बिल्डिंग मेरे पास 110 की थी लेकिन मैंने ये 100 पे बुक कर लिया है। सही है, और ये मैं कर दूंगा 420,000। सही, 430 पे नहीं होगा, ये भी हो जाएगा 420,000। लाइबिलिटी से मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेबल है, तो मैं अकाउंट पेबल डेबिट कर दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट से, मेरे पास ये मौजूद है 70,000 से। टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू पार्क लेन, एंट्री भी मैं कर दूंगा अकाउंट पेबल डेबिट हो गया था, ये क्रेडिट हो गया 70,000 से। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। इसके बाद हमने क्या एंट्री की थी, इसके बाद हमने बोला था कि जो रिसीवेबल वाली चीज़ है वो हम इंटर कर रहे होंगे। तीसरी एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल फ्रॉम पार्क लेन। हमारी परचेज कंसिडरेशन 4 लाख आई थी, 4 लाख से, और रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख से क्रेडिट। सही है, रिकॉर्ड रिसीवेबल ऑन एब्सॉर्प्शन फ्रॉम पार्किंग। सही है, मैं एंट्री करता जा रहा हूँ, यहाँ पे टी अकाउंट बनाता जा रहा हूँ। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास वो गेन और लॉस वाला एलिमेंट आ गया। सही है, गेन और लॉस वाला जो एलिमेंट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपके इसके अलावा जो एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर किए हैं, जो छोड़ दिए हैं, उस पर क्या ट्रीटमेंट है वो करता है।
वो क्या ट्रीटमेंट है? वो होगी मेरे जो बॉन्ड्स पेबल थे और जो कैश था वो छोड़ दिया गया था, सही है। कैश जो है वो क्योंकि कहीं सेटलमेंट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही है, तो वो डायरेक्टली जो बच गया नेट होने के बाद वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो मैं उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा, सही है। बॉन्ड्स पेबल क्योंकि सेटल्ड हो रहा है तो इसकी मैं अलग से एंट्री बनाऊंगा। मेरे पास लाइबिलिटी बॉन्ड्स पेबल की मौजूद है, कितने से? 140,000 से मौजूद है, सही है। और सेटल ही हो रही है मेरे ख्याल से 120,000 से। हाँ सही है, 120,000 से ये सेटल हो रही है। 140 से मैंने लाइबिलिटी डेबिट की, सही है। कैश मैंने क्रेडिट कर दिया 120,000 से, सही। और इसके बाद मैंने जो गेन या लॉस है उससे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सही। गेन हुआ था मुझे, यहाँ पे मैं गेन लिखता और फिर गेन को मैं डेबिट करता, रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करता, वो काम नहीं किया मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख दी, सही है। टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल विद कैश। क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा कि कैश तो इनके पास 70,000 का पड़ा था, तो अचानक से अचानक से 120 कैसे पे कर रहे हैं? 120 ऐसे पे कर रहे हैं, 120 ऐसे पे कर रहे हैं कि जो रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल किस सूरत में मिला था? रिसीवेबल हमें दो तरीके से मिला था, कुछ कैश था और कुछ हमारे पास शेयर्स मिल रहे थे, सही। तो मैंने कैश को और शेयर्स ऑफ क्लेम को डेबिट करूँगा, सही है। और रिसीवेबल फ्रॉम कार क्लेम 4 लाख से क्रेडिट कर दूँगा, सही है। to record receipt of consideration from partner, सही। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनके पास कैश अवेलेबल था, मैंने एंट्री करके आपको दिखा दी। सिक्स्थ एंट्री क्या है भाई? अब पहली चीज़ एसेट और लाइबिलिटीज हमारे सेटल हो गए, हाँ हो गए। अब उसके बाद गेन या लॉस वाली चीज़ आगे सेटल हो गई, हाँ हो गई। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन मैंने सर्टेन कर ली, हाँ कर ली। अब कोई ऐसा इवेंट रहता है जो रिकॉर्ड करने वाला है, जो स्पेशल हुआ है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो चार्जेस वाला इवेंट रहता है, सही है, जो इन्होंने लिक्विडेशन चार्जेस पे किए हैं। तो लिक्विडेशन चार्जेस जो पे कर रहे हैं उसमें ये क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, जिनके समझ आ जाती है ये उन्हीं के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, जिनके समझ नहीं आती वो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। वो क्या बात है? वो बात ये है कि रिकॉर्ड पेमेंट और लिक्विडेशन चार्जेस। वो बात ये है कि ये जो लिक्विडेशन चार्जेस पे हो रहे हैं ये बेसिकली पार्ट है रिटेन अर्निंग का उस कंपनी की जो कंपनी लिक्विडेट हो गई है, सही है, जो कंपनी एब्जॉर्ब होने जा रही है, यानी रेनबो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का, सही। अब क्योंकि ये नॉर्मल
एक्टिविटीज़ नहीं है, कंपनी ने जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थी, जो चीज़ें थी अकाउंट से वो बना चुकी है, तो अब मैं रिटेन अर्निंग में एंट्री नहीं करता। इन सारी चीज़ों की एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में होती है। सही है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया। अब जब मैंने ये काम कर दिया है तो साफ सी बात है मैं अपने टी अकाउंट में भी एक एंट्री करूँगा। सही है, 10,000 से मैं इसे डेबिट करूँगा और कैश को क्रेडिट कर दिया। सही, अब इसके बाद क्या चीज़ बचती है? अब इसके बाद बचती है कि मेरा शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वो कितनी है। सही, वो मुझे सर्टेन करनी है। वो सर्टेन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो बैलेंस शीट के ऊपर कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, सही है, ये सारी जो अमाउंट आ रही है ये सारी की सारी आप टोटल कर दें, वो आपके शेयर होल्डर इक्विटी बन जाएगी। सही है, वही शेयर होल्डर इक्विटी है। ये बात भी आपको ही मालूम है, कोई ऐसी दो चीज़ नहीं है कि इसे फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? कैपिटल 2 लाख, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है। 2 लाख, 30 और 20। कैपिटल 2 लाख है, रिजर्व 30,000 है, रिटेन अर्निंग 20,000 है और शेयर प्रीमियम भी था 20,000 का। सही है, कितने हो गए ये? 2,70,000। सॉरी, ये 30,000 है। 2,80,000 ये आपका हो गया शेयर होल्डर्स इक्विटी। सही है, शेयर होल्डर अकाउंट कह रहे हैं या इक्विटी कह रहे हैं। सही, टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग। सही, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट कहीं नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ जिसके लिए मैं टी अकाउंट बनाने को बोल रहा था, अब आपको जितने के भी इसके कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज सेटल हुए थे उस पर कोई गेन या लॉस हुआ होगा ना। सही है, तो अब वो गेन या लॉस हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं और उस गेन या लॉस को हम शेयर होल्डर इक्विटी पे इम्पैक्ट करेंगे। कितने? 490,000। सही है, और ये कितना बन रहा है? 420 और 10, 430,000। इसका मतलब है 60,000 मुझे यहाँ पे ज़रूरत है इसे 490,000 बनाने के लिए, और ये 60,000 जो है ये बेसिकली शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सही है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। यानी शेयर होल्डर को इतनी अमाउंट ज़्यादा मिल रही है उनकी अपनी इक्विटी से जो उनके पास बची है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ 60,000 से। सही है, ये मैंने क्यों किया? ताकि रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर सकूँ। सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट पड़ा हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करूँगा, सिर्फ मेरे पास शेयर होल्डर इक्विटी बच जाएगी। टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। सही है, एंट्री नंबर 9। 9 क्या होगी? अब मेरे पास शेयर होल्डर इक्विटी कितने की बची हुई है? शेयर होल्डर अकाउंट्स मेरे पास कितने का? 280 का था, उसमें मेरे पास 60,000 फर्दर ऐड हो गए। सही है, शेयर होल्डर अकाउंट 340,000 कैसे आ रहा है ये? 280,000 प्लस 60,000। सही है,
इसके बाद मेरे पास क्या बचा, कैश और शेयर्स ऑफ पार्किंग। शेयर्स ऑफ पार्किंग जो है वो तो इसी अमाउंट पे होंगे क्योंकि उसमें से कोई मूवमेंट तो हुई नहीं है। कैश इनके पास कितने का था, 70 का था, 1 लाख ऐड हुआ, सही है। लेकिन उसमें से 10,000 निकला और फिर उसमें से 120,000 निकला, सही है। कितना बचा, 40,000, सही। कोई मसला इसमें, 170 माइनस 130, 40,000 बचा। ये आ गया टू सेटल पेमेंट्स शेयर होल्डर्स ऑन एब्जॉर्प्शन, सही है। बस ये 9 एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। बस ये 9 एंट्रीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है हमेशा, सही। सबसे पहली चीज़ एसेट और लाइबिलिटीज क्लोज किया, दूसरी कंसिडरेशन को हमने बुक कर लिया, तीसरी हमने आपके जो फर्दर जो पेमेंट्स हैं, कोई अगर एसेट या लाइबिलिटीज हैं जो एक्वायर नहीं किए वो कैसे सेटल्ड हो रहे हैं उनकी इंक्रीज कर दी, उसको जो गेन या लॉस है उसका इम्पैक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे ले लिया। फिर हमने शेयर होल्डर इक्विटी को सेटल कर दिया कितनी है। उसके बाद जो नेट अमाउंट हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की बचती है उस अमाउंट को हमने शेयर होल्डर इक्विटी में डाल दिया, जो शेयर होल्डर इक्विटी बनी उस इक्विटी को हमने सेटल कर दिया, सही है। तो ये है एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग। अब आपके ऊपर है, आप जैसे मैंने आखिर में आकर के ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ इसकी, आप चाहें तो शुरुआत से ही इन आइटम्स को अपने साथ ये अकाउंट बनाते हुए लेके चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का बनाते हुए लेके जाऊँ, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट का आपको ज़रूर बनाना है टी अकाउंट, चाहे किसी और का बनाते हैं या नहीं बनाते, रियलाइजेशन अकाउंट का ज़रूर बनाना है। अदरवाइज़ ये अमाउंट कंप्यूट होने में आप एरर कर पाएंगे, कर जाएंगे, डेफिनेटली कर जाएंगे, सही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का टी अकाउंट ज़रूर बनाते हुए लेके चलना है। रिमेनिंग का आपकी मर्ज़ी है कि आप रिमेनिंग का बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। रिमेनिंग में भी किनका बनेगा, उनका बन रहा होगा रिमेनिंग में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्वायर नहीं किए हैं एंटिटी ने, सही है, प्लस परचेज कंसिडरेशन का बन रहा होगा। बस इसके अलावा किसी का टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही। रियलाइजेशन अकाउंट एंड दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विच आर नॉट बीइंग एक्वायर्ड बाय एक्वायरर, सही है। ये तो एंट्रीज हो गई उस एंटिटी में जो कि एक्वायर की जा रही है। दूसरी कौन सी एंटिटी थी, दूसरी थी पार्क लेन जो कि एक्वायर कर रही थी, पार्क लेन लिमिटेड। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020। पहली क्या एंट्री है, पहली एंट्री है कि मुझे पेबल बुक करना है। किसके अगेंस्ट में पेबल बुक करूँगा, जो जो मैंने एसेट्स दिए हैं। अकाउंट रिसीवेबल दिया था मैंने मेरे ख्याल से 50,000 का, सही है। ऊपर वाली जो आपकी डिटेल होती है वो आप पढ़ लीजिएगा, डेबिट, क्रेडिट, रेफरेंस, टाइटल, सीरियल नंबर, सही। इन्वेंट्री थी मेरे ख्याल से 120,000 की, सही है। इसके अलावा लैंड थी, बिल्डिंग थी। लैंड कितने की थी, लैंड थी 150 की, बिल्डिंग हमने ली थी 1 लाख की, इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नेट कर दी थी। इसके अलावा मैंने लिया था अकाउंट पेएबल, वो कितने से था, वो 70,000 से था, सही है। और फिर उसके बाद जो मुझे अपनी लाइबिलिटी बुक करनी है पेएबल टू रैनको, कितनी थी, वो थी 4 लाख। क्या ये बराबर है 470 हो रहा है, देख लें बिल्कुल बराबर है। एंट्री बराबर है, देखें ये आपका हो गया 250, 300, 420, सही है।
420 हो रहा है और यहाँ पे 470 हो रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 50,000 का। यानी मैं 50,000 ज़्यादा पे कर रहा हूँ एंटिटी को एक्वायर करने के लिए उस अमाउंट से जो अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है। मुझे रिसीव हो रही है 420,000, मैं पे कर रहा हूँ 470,000। सही है, लाइबिलिटी उसकी ले रहा हूँ तो मुझे वो फाइनली तो मुझे ही पे करनी है ना, इसलिए मैंने 70,000 इसमें ऐड कर दिया। सही है, 470,000 मेरी टोटल लाइबिलिटी बन रही है एक्विजिशन के ऊपर, जबकि मैं जो एसेट एक्वायर कर रहा हूँ वो 420,000 के। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ तो बेनिफिट होगा शायद उस नाम में, उस एंटिटी में, उस चीज़ में, कि मैं उसके एसेट ज़्यादा के लेने को तैयार हूँ। सही है, वो जो ज़्यादा को मैं लेने को तैयार हूँ उसे बेसिकली बोलते हैं गुडविल। 50,000 से मैं गुडविल डेबिट कर लूँगा। अगर फिर फर्स्ट सपोज करते हैं कि ये एरिया 470,000 होता और ये 420,000 होता। सही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने एसेट्स मैंने एक्वायर किए वो ज़्यादा अमाउंट के मैंने पेमेंट कम की है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये मुझे गेन हुआ है। सही है, मुझे गेन हुआ है, लेकिन ये गेन क्यों हुआ है? ये गेन इस वजह से भी हो सकता है कि एंटिटी के नाम ऐसा था या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो कि प्रॉब्लम करेगी मेरे लिए। मुझे उसकी सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी, जो एसेट्स मैंने जिस अमाउंट में बुक किया मैं शायद उसकी सही वैल्यू ना मिल पाए, या मेरे पास आ रहे हैं इसलिए शायद मुझे अपनी एंटिटी से नहीं मिल पाती। सही है, तो बेसिकली ये मुझे अल्टीमेटली जा करके मेरी जो इक्विटी है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसे में मैं ये करता हूँ कि मैं कैपिटल रिजर्व एक क्रेडिट कर देता हूँ। सही, अगर मैंने कम के एसेट ज़्यादा में बाई किए हैं तो मैं गुडविल डेबिट कर दूँगा। अगर मैंने ज़्यादा के एसेट कम में बाई किए हैं तो मैं कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने कम के एसेट ज़्यादा में बाई किए थे तो मैंने गुडविल डेबिट कर दी। सही है, रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट्स एट टेक। सही, पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री मैंने क्या बोली थी? दूसरी एंट्री बोली थी जो परचेज कंसिडरेशन है उसको मैं सेटल कर रहा हूँ, यानी पेएबल टू रैंको लिमिटेड। कितने? 4 लाख है, इसे मैं डेबिट कर दूंगा। मैंने क्या क्या पे किया? मैंने कैश पे कर दिया 1 लाख से। सही है, और मैंने पेड अप कैपिटल जो है वो मैंने इशू कर दिया। कितने से इशू किया? मैंने इशू किया था 3 लाख से। अच्छा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी आप लोगों को पेड अप कैपिटल पर शेयर वैल्यू कितनी है ये नहीं दी। सही है, अगर पर शेयर वैल्यू इन्होंने कहीं पे दे दी होती कि मेरे पास जो शेयर्स थे वो 10 रुपीज़ वाले थे जो मैंने 12 रुपीज़ में इशू किए हैं तो चलो समझ आता। लेकिन बी कॉम के लेवल पे अज्यूम ये किया जाता है क्योंकि जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे 10 रुपीज़ वाले हैं। तो मैंने 25 सॉरी कितने शेयर्स मैंने इशू किए थे? सही, 25,000 शेयर्स मैंने इशू किए थे 10 रुपीज़ वाले। 250 से मैंने ये क्रेडिट कर दिया। बाकी शेयर प्रीमियम रिजर्व है, ये भी 25,000 से मैंने 12 के इशू किए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। मेरी एंट्री बराबर हो गई। टू सेटल पेमेंट टू रैम्बो लिमिटेड। सही, दो एंट्रीज़ हैं सिर्फ उस एंटिटी में जो कि एक्वायर कर रही है। तकरीबन 9 से 10 एंट्रीज़ उसमें होंगी जो कि एक्वायर की जा रही है। जो एक्वायर की जा रही है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चीज़ें, जो एक्वायर कर रही है उसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। सही है,
सबसे पहला काम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करना, दूसरा काम परचेज कंसिडरेशन आइडेंटिफाई करना, तीसरा काम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिमेनिंग रह गए थे उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल करना, उस पर जो गेन या लॉस है उसे रियलाइजेशन अकाउंट पे लेके जाना, उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी कैलकुलेट करना, क्लोज करना आपके रियलाइजेशन अकाउंट को शेयर होल्डर इक्विटी में, और फिर शेयर होल्डर इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग शेयर होल्डर्स। सही, ये पूरी की पूरी ऑब्जर्प्शन अकाउंटिंग है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है या क्या है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक और क्लास हम लेंगे जिसमें हम सिंपल क्वेश्चंस का देख रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन हम देख लेंगे। हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली है कंप्लीट कोर्स। स्पीड में बहुत चले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। स्पीड में जाने की वजह ये है कि अज्यूम ये किया जा रहा है कि आप लोगों को ने पहले क्लासेस दे दी हैं, पहले से अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। अभी आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठ करके आप किस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में बैठें और अपना पेपर अच्छा कर सकें। सही, आपको जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है एक अच्छा पेपर देने के लिए, वो नॉलेज आपको तमाम लेक्चर में दे दी गई थी। अंडरस्टैंडिंग या पैटर्न इस तरह का रखा गया कि पहले आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताया गया कि वो टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे की जाएँगी, फिर उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल करके आपको बताया गया। इससे होता ये है कि आपके ज़हन में चीज़ बैठ जाती है कि अगर मैं आगे कोई काम कर रहा हूँ ना, तो वो क्यों कर रहा हूँ। सही, अगर मैंने रियलाइज़ेशन अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ सारे उसमें क्लोज़ करूँ। सही, वो सारे उसमें क्लोज़ कर रहा होऊँगा, फिर पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि कंपनी जो क्लोज हो रही है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर होल्डर्स की है, तो उन सारे शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट होनी है। तो मुझे सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे अकाउंट सब कुछ क्लोज करके फाइनल जा करके मुझे शेयर होल्डर्स की इक्विटी को सेटल करना है, शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो मेरी अल्टीमेटली लास्ट एंट्री क्या हुई मेरी, वो हुई कि मैंने वहाँ पे जाकर शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। सबसे पहले मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाला, सब चीज़ों को रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर गया, वहाँ पे देखा मुझे अल्टीमेटली लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। वो जो लॉस या गेन था वो मैं उठा के शेयर होल्डर इक्विटी में लेके गया, शेयर होल्डर इक्विटी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही है, अब ये पूरी थीम है। आप लोग अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चन हो कुछ हो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो पा रही हो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दी, फिर सोल्यूशन करके दिखा दिया। सही है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? सही है, तो क्वेश्चंस पहले कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट क्लास हमारी है उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ले लेंगे। सही है, और बीकॉम के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके ज़रूर होंगे तकरीबन जून में, शायद आप लोगों के एग्ज़ाम्स हेड हो जाएँ। सही है, तो प्रिपरेशन इस हिसाब से लेकर के चलिए। अल्लाह हाफ़िज़।